जापान एक बेहद ही खूबसूरत देश है जहां शिंजुकू नेशनल गार्डन, हिमेजी कासल और माउंट फुजी जैसे खूबसूरत जगह है। वहां के लोग काफी बुद्धिमान और मेहनती हैं। जापान का क्राइम रेट पूरी दुनिया में सबसे कम है, लेकिन फिर भी वहां के कुछ केसेस दिल दहला देने वाली है। 18 अप्रैल 2008 को कोटो में एक लड़की अपने फ्लैट के अंदर तो गई, लेकिन उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। अपने फ्लैट से गायब होने का ये कोटो का एक सुलझा हुआ केस है। इस केस ने मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब किया है। अगर आप ट्रू क्राइम केसेस के बारे में जानना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूरिका टोजो एक 23 साल की ऑफिस वर्कर जो अपने कोटो के फ्लैट में अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। रूरिका अपनी बड़ी बहन के काफी करीब थी। जिस फ्लैट में वो दोनों बहनें रहती थी वो एक नई बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर था। उस बिल्डिंग के लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और मेन गेट और सभी कमरों के लिए एक ऑटो लॉक सिस्टम था। और इसी सिक्योरिटी के कारण ये दोनों बहनें यहां रहा करती थी। उन्हें लगा था कि यहां रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। शुक्रवार 18 अप्रैल 2008 को ठीक 8:30 बजे बड़ी बहन अपने ऑफिस से अपने फ्लैट लौटी और उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फ्लैट की चाबी दरवाजे में लगी हुई है और रूरिका के जूते बाहर पड़े होने के बावजूद रूरिका कहीं नजर नहीं आ रही है। उसकी बहन के मुताबिक रूरिका को भी अब तक काम से घर आ जाना चाहिए था। उसने अपनी बड़ी बहन को 7:21 मैसेज भी भेजा था कि वो फ्लैट आ चुकी है, पर फ्लैट में कोई नहीं था। वहां फ्लैट में कुछ और भी अजीब चीजें थीं, जैसे रूरिका का बेंटो बॉक्स फर्श पर गिरा हुआ था और किचन से चाकू और एक गुलाबी जर्सी गायब थी। फ्लैट के सामने रूरिका के नाभि से गिरा एक मोती भी मिला, जिसे खुद रूरिका ने नाभि में छेद करके लगाया था। लेकिन फ्लैट में कुछ ऐसा भी मिला जिसमें इससे भी ज्यादा फिक्र करने लायक बात थी, और वो ये कि फ्लैट के टाइल्स पर और दरवाजे पर कुछ खून के धब्बे मिले। फ्लैट के चारों ओर खोजने के बाद और रूरिका को बहुत बार कॉल करने के बाद उसकी बड़ी बहन ने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस को कॉल करते ही पुलिस 9 मिनट के अंदर घटनास्थल पर आ पहुंची। फ्लैट की अजीब सिचुएशन देखते ही पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मंगवाए। लिफ्ट के सीसीटीवी में रूरिका दिखाई दी। वो बिल्डिंग में आई तो थी, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिखी, और ना ही सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जिस पर शक किया जा सके। इसका मतलब यह था कि रूरिका के साथ जो भी हुआ वो उसी बिल्डिंग के अंदर हुआ, वो भी उसकी बहन के घर आने के 1 घंटे पहले। पुलिस ने नाखून के फाइल लिए जिसमें उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिला जो ना ही रूरिका का था और ना ही उसकी बहन का, लेकिन यह कंफर्म हो गया था कि वो खून के धब्बे रूरिका के ही थे। पुलिस ने बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया कि उन्होंने कोई अजीब घटना या किसी इंसान को वहां देखा हो। दोनों बहनें ऊपरी फ्लोर पर रहती थी, फ्लैट नंबर 916। उसके बगल में 2 फ्लैट थे, 915 और 917। उस समय वो खाली थे क्योंकि बिल्डिंग अभी अभी नई बनी थी। वहां बिल्डिंग के दक्षिणी ओर के कोने में फ्लैट 918 पर एक आदमी रहता था। जब पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तब रात के 10:20 हुए थे, यानी ये रूरिका के गायब होने के कुछ घंटों बाद की बात है। उस समय अंदर से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन रात करीब 10:40 पर वो आदमी अपने फ्लैट से निकलकर पास की दुकान गया था। उसे तभी 3 पुलिस वालों ने रूरिका के घर के सामने रोक लिया, जो वहीं पे रूरिका के गायब होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम लापता लड़की के बारे में कुछ जानते हो? और उन्होंने उसे रूरिका का एक फोटो दिखाया। उस आदमी ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि वो रूरिका से मिला था, लेकिन उसे जानता नहीं था। ना ही उसके नाम या उम्र के बारे में कुछ जानता था, और ना ही उसने उस दिन कुछ अजीब देखा। पुलिस ने उस आदमी से कुछ और बातें पूछी और बस उस आदमी की उंगलियों के निशान ले लिए, जैसे उन्होंने बाकी सभी लोगों के लिए थे। रूरिका लापता हो चुकी थी और सीसीटीवी में उसे फ्लैट छोड़ते हुए नहीं देखा गया था।
पुलिस को यकीन था कि रुडिका का लापता होना बिल्डिंग से ही जुड़ा है। इसलिए अगले दिन 19 अप्रैल से ही उन्होंने तय किया कि वो सभी फ्लैट्स की तलाशी लेंगे, जो फ्लैट्स खाली हैं उनकी भी। पुलिस उस आदमी के फ्लैट में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे बॉक्सेस थे जिनका एक ढेर बना हुआ था। उस आदमी ने पुलिस को बताया कि अगर पुलिस को लगता है तो वो सभी बॉक्सेस खोलकर देख सकते हैं। उनमें से कुछ बॉक्सेस को उसने खुद ही खोलकर दिखाया और उनके भरे सीडीज और वीडियो गेम दिखाए और बार बार बता रहा था कि बॉक्सेस में सभी तरह की चीजें शामिल हैं। पुलिस ने उनमें से कुछ बॉक्सेस की तलाशी ली, लेकिन उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उन्हें उस आदमी के फ्लैट में कुछ नहीं मिला और पुलिस ने अपनी जांच आगे जारी रखी। न्यूज़ चैनल्स ने इस घटना को उठा लिया था कि कैसे एक लड़की अपने ही फ्लैट से अचानक गायब हो गई। कई रिपोर्टर और कैमरामैन घटना के अगले दिन सड़क पर उस बिल्डिंग के पास जमा होने लगे। उसी समय रिपोर्टर्स ने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लिया जो उसी बिल्डिंग में रहता था। वो वही आदमी था जो फ्लैट नंबर 918 में रहता था। उस आदमी ने कई रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिए। पूरे इंटरव्यू में काफी शांत और खुश नजर आया। उसने खुद का नाम ताकानोरी होशिजिमा बताया, जो 33 साल का था और वो जॉब भी करता था। उसका इंटरव्यू करीब 20 मिनट तक चला, लेकिन पूरे इंटरव्यू में उसका एक अजीब बर्ताव नजर आया, जैसे वो बात बात पे हंस देता था, जबकि वो एक लड़की के लापता होने जैसे गंभीर घटना पर बात कर रहा था। जब भी कोई सवाल रुडिका टोजो के बारे में उसे पूछा जाता था, तब जवाब देते वक्त वो हंसता और अक्सर नीचे देखकर जवाब देता था। उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। वो बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाता या अपने गले को रगड़ता। वो रिपोर्टर्स और कैमरा से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब उसे पूछा गया क्या किसी आदमी ने रुडिका को कुछ किया होगा, तब वो थोड़ा और बेचैन हो उठा। वो तब और बेचैन हुआ जब उसे रुडिका की सुंदरता के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने कुछ और अजीब बातें कही जो ऐसी स्थिति में कोई और आम इंसान नहीं कहता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपनी कहानी बदल दी थी। उसने इंटरव्यू में कहा कि वो रुडिका से कभी नहीं मिला, लेकिन पहले उसने कहा था कि वो रुडिका से पहले मिल चुका है। इस इंटरव्यू को देखते ही कई लोगों को लगा कि आदमी बहुत ही अजीब और संदिग्ध है। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस ने ताकानोरी होशिजिमा के फिंगरप्रिंट्स लिए थे जब उसका पहला इंटरव्यू हुआ था। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। वो फिंगरप्रिंट्स खराब थे, यानी इस आदमी ने उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ कुछ तो किया था, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स सही तरह से नहीं आ रहे थे। पुलिस ने उनका इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या सुराग नहीं मिले। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक लड़की ऐसे ही अपने फ्लैट से गायब कैसे हो गई, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जबकि उन्होंने पूरी बिल्डिंग तलाश ली थी। रुडिका के गायब होने के पूरे 1 महीने बाद उसके केस में कुछ सफलता मिली, लेकिन ये सिर्फ एक भयानक शुरुआत थी। 24 मई 2008 को पुलिस ने ताकानोरी होशिजिमा को रोककर उसके नए फिंगरप्रिंट्स लिए, क्योंकि उसके पिछली बार लिए गए फिंगरप्रिंट्स बेकार थे और अब उसके फिंगरप्रिंट्स ठीक हो गए थे, क्योंकि शायद पिछली बार उसने अपने फिंगरप्रिंट्स को खराब कर दिया था और अब पुलिस को सही फिंगरप्रिंट्स मिल सकती थे। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स को घटना स्थल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मिलाकर देखा और वही हुआ जिसका सबको शक था। वो फिंगरप्रिंट्स ताकानोरी के फिंगरप्रिंट्स से मिल गए और 25 मई 2008 को ताकानोरी होशिजिमा को रुडिका के घर में जबरदस्ती घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान ताकानोरी ने पिछले महीने में क्या क्या हुआ सब बताया। रुडिका के गायब होने के 1 हफ्ते पहले उसने रुडिका पर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो रुडिका पर हमला करना चाहता था ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके, और उसने हमले का दिन शुक्रवार चुना ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। ताकानोरी के शब्दों में बताए तो वो रुडिका को अपनी सेक्स स्लेव बनाना चाहता था। उस दिन ताकानोरी अपने ऑफिस से
शाम के 6:20 को घर आया और रुडिका के घर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रुडिका उसके घर लौटी और फ्लैट का दरवाजा खोलने लगी, तभी ताकानोरी अपने फ्लैट से निकला और रुडिका को उसी के घर में धकेलकर उस पर हमला करने लगा। रुडिका भी चिल्लाते हुए हाथ पैर चलाने लगी और उसने लगभग ताकानोरी को अपने फ्लैट से बाहर निकाल ही दिया था, लेकिन ताकानोरी ने उसके सिर पर जोरदार वार किया और रुडिका के सिर से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ताकानोरी ने फिर उसे उठाकर बांध दिया और उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगा, जो चाकू उसने उसी के किचन से लिया था। एक पिंक टी शर्ट को उसके मुंह को बांध दिया और रुडिका के गले को चाकू लगाकर अपने फ्लैट ले गया। उसने अपने फ्लैट में एयरबेड पहले से बनाया हुआ था, जिस पर उसने रुडिका को फेंका और उसे टेप से कसकर बांध दिया, लेकिन रुडिका ने बहुत बहादुरी दिखाई और वो ज्यादा हाथ पैर चलाने लगी। रुडिका ताकानोरी से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती करने में नाकाम तो रहा था, पर जब भी रुडिका लड़ती, वो उसको चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता। और दूसरी तरफ उसी वक्त रुडिका की बहन ने उसके फ्लैट से पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लगभग रात के 10:20 पर पुलिस ने ताकानोरी का दरवाजा खटखटाया था और उसने दरवाजा नहीं खोला। जैसे कि वो घर पर ना हो, उसने रुडिका के मुंह पर टेप लगा दिया था, जिससे वो जोर से चिल्ला ना सके। आखिरकार वो अपने घिनौने काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। तभी उसने अपनी उंगलियां एसिड में डालकर अपनी फिंगरप्रिंट्स खराब कर दी, ताकि उसके सही फिंगरप्रिंट्स ना लिए जा सके। बाहर क्या चल रहा है देखने के लिए ताकानोरी अपने फ्लैट से शॉपिंग का बहाना बनाकर निकला था, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको तभी 3 पुलिस वालों ने रुडिका के फ्लैट के सामने रोका था। ताकानोरी को लगा कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, तो उसने एक भयानक वारदात को अंजाम देने की ठान ली। वो अपने फ्लैट लौटा और उसने वही चाकू निकाला जो उसने रुडिका के किचन से उठाया था, और वो रुडिका की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसका दायां हाथ रुडिका के मुंह पर रखा और बिना किसी चेतावनी के रुडिका के गले पे चाकू से वार कर दिया, और खुद के वजन का इस्तेमाल करके चाकू 9 से 10 सेंटीमीटर अंदर घोंप दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त रुडिका के पिता रुडिका के फ्लैट पे आए थे, ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके। दूसरी तरफ चाकू अभी भी रुडिका के गले में था और ताकानोरी पीछे बैठकर उसे देख रहा था, लेकिन रुडिका मर नहीं रही थी। 5 मिनट वसे ही उसे देखकर ताकानोरी ने चाकू उसके गले से बाहर निकाला ताकि वो जल्दी मर सके, लेकिन वैसे करते ही रुडिका के कटे हुए गले से खून के फव्वारे निकलने लगे। ताकानोरी की इतनी क्रूरता के बाद रुडिका ने अपना दम तोड़ दिया, और वो भी वही जहां बस 2 फ्लैट छोड़कर रुडिका का परिवार उसकी फिक्र में था। लेकिन इस इंसान का इससे भी मन नहीं भरा, और उसने उसके आगे जो किया वो इससे भी घिनौना था। उसने रुडिका के शव को उठाया और बाथरूम ले गया। उसने रुडिका के कपड़े उतारे और फिर 2 चाकुओं की मदद से उसने उसके शव के टुकड़े करना शुरू किए। सुबह तक उसने रुडिका के कई टुकड़े कर दिए थे। ताकानोरी ने रुडिका के सर को बॉक्स में डालकर बॉक्स कोठरी में डाल दिया। उसके हाथ और पैर उसके फ्रिज में डाल दिए, और धड़ को उसने खुद के बिस्तर के नीचे एक बॉक्स में छिपाया। और ये सब उसने जब पुलिस कुछ ही फीट की दूरी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब किया। अगले दिन वो घर से निकला, पर वो वहीं अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर हंस रहा था और पुलिस के साथ जोक कर रहा था। वहां से निकलकर उसने रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दिया, जिसकी क्लिप्स मैंने आपको पहले दिखाई थी। और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, उसने वो इंटरव्यू रुडिका को बेरहमी से काटने के कुछ घंटों बाद ही दिया था। इतना घिनौना काम करने के बाद भी उस इंटरव्यू में उसका बर्ताव आम आदमी जैसा ही था। जैसा कि मैंने पहले बताया, पुलिस ने उसके फ्लैट तलाशी ली थी। तब उसने उधर रखे बॉक्स को बहुत कॉन्फिडेंस से उनको दिखाया था, और कुछ बॉक्सेस तो खोलकर भी दिखाए थे। लेकिन तब पुलिस को क्या पता था कि ताकानोरी उनके दिमाग से खेल रहा है। वो मदद करने का बस नाटक कर रहा था, ताकि पुलिस को उस पर शक न हो और वो उसकी ज्यादा तलाशी न ले।
लेकिन अगर उस वक्त पुलिस वालों ने उन बक्सों की ठीक से तलाशी ली होती तो उन्हें तभी उन बक्सों के निचले हिस्से में रुडिका के शरीर के टुकड़े मिल जाते, पर उन्होंने वैसा किया नहीं। अगले कुछ दिन और हफ्ते उसने रुडिका के शव के टुकड़े ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, और ये सब उसने अपना रोज का काम सही वक्त पर करते हुए किया। उसने रुडिका के शव के छोटे छोटे सब्जी जैसे टुकड़े किए जिन्हें वो अपने टॉयलेट फ्लश करता। उसने रुडिका की हड्डियां पानी में उबाली ताकि वो हड्डियां गल जाए और उन्हें वो आराम से फ्लश कर सके या कूड़े में फेंक सके। अगले कुछ हफ्ते वो काम पे वक्त से निकलता और अपने बैग या जेब में भरे हुए रुडिका के टुकड़े पास वाली बिल्डिंग या किसी दुकान के कूड़े में फेंकता। जैसे आप देख सकते हैं, ताकानोरी अपने घर से निकल रहा है। उसने ज्यादातर रुडिका के शव के टुकड़े अपने फ्रिज या तो बक्सों में रखे थे जिन्हें वो कुछ हफ्तों में आराम से फेंक भी देता। पुलिस ने उसके घर के लॉफ्ट की तलाशी पहले ही ली थी, तो उसने उसके बाद सारी हड्डियां वहां रख दी, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस अब वहां की फिर से तलाशी नहीं लेगी। 1 मई 2008 को उसने उसके भयानक काम को अंजाम दे दिया था। उसने रुडिका के शव के सारे टुकड़े एक एक कर फेंक दिए थे। उसी के साथ उसने रुडिका के कपड़े, वॉलेट और बाकी चीजें काटकर टॉयलेट से फ्लश कर दी थी। लेकिन उसके पास अभी भी रुडिका का फोन था। उसने रुडिका के फोटोज देखे और फोन बंद करने से पहले उसमें जो भी रुडिका की जानकारी थी उसको एक पेपर पे लिख लिया। उसने वो फोन छुपा के रखा था क्योंकि उसको लगा था कि वो बाद में फोन शुरू करके रुडिका के परिवार को ये दिखा सके कि रुडिका जिंदा है। खून करने के 2 दिन बाद ताकानोरी रुडिका के पिता से लिफ्ट में मिला और वो रुडिका के उदास पिता के सामने मुस्कुराते हुए बोला, माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। रुडिका के पिता ने जवाब में जाते हुए कहा कि किसी बात की खबर लगे तो पुलिस को जरूर बताना। लेकिन अगर ताकानोरी ने कबूल भी किया कि उसने खून किया है तो भी उसे पकड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस ने ताकानोरी के फ्लैट की कड़ी फॉरेंसिक जांच शुरू की। तब उन्हें बाथरूम में खून मिला और जांच करने पे वो रुडिका के डीएनए से मैच भी कर गया। उन्हें रुडिका के वॉलेट और आईडी का एक टुकड़ा भी मिला, साथ ही रुडिका का फोन और एक पेपर जिस पे रुडिका की सब जानकारी लिखी हुई थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की वो बिल्डिंग के पाइप्स और गटर की सही तरह से तलाशी ले, लेकिन उन्हें रुडिका के कुछ बचे हुए छोटे टुकड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिला और ना रुडिका के परिवार को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका मिला। इन सबूतों और ताकानोरी के जुर्म कबूलने के बाद उसे रुडिका की हत्या करने के जुर्म में 13 जून 2008 को हिरासत में लिया गया। 2009 की शुरुआत में मुकदमा शुरू हुआ। इसके बाद हमने देखा कि ताकानोरी होशिजिमा वास्तव में कौन है। ताकानोरी का जन्म 1975 में ओकायामा में हुआ था। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिता एक अकाउंटेंट थे और उसकी मां एक गृहिणी थी। जब वो लगभग 2 साल का था तब ताकानोरी एक बिल्ली का पीछा करते करते भरे हुए उबलते पानी के बाथटब में गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर पर जलने के निशान बन गए और वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा। कुछ बच्चे उसे तंग करते थे और इस वजह से वो स्विमिंग क्लासेस भी नहीं जा पाता था। उसके पिता ने ताकानोरी को इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए उसे जबरदस्ती छोटे कपड़े पहनाना शुरू किया, और अगर वो दूसरे बच्चों के तंग करने से घर रोते हुए आता तो वो उस पर गुस्सा करते। लेकिन इसके बावजूद ताकानोरी एक अच्छा बर्ताव करने वाला और होनहार स्टूडेंट था। हाई स्कूल में उसने डेटा प्रोसेसिंग की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद सेगा नाम की एक बड़ी गेमिंग कंपनी में काम शुरू किया। उसे प्रोग्रामर बन के गेम्स बनाने थे, लेकिन उसे जबरदस्ती आर्केड का मैनेजर बनाया गया। वो अपने काम से खुश नहीं था और उसने 4 साल काम करने के बाद वो कंपनी छोड़ दी। उसने अपने परिवार के साथ बातचीत पूरी तरह बंद कर दी थी। वो अपने पैर के निशान का दोष अभी भी उन्हें ही दे रहा था। उसका कहना था कि इस वजह से वो किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सका
जबकि वो अब 33 का हो चुका था। उसकी छोटी बहन ने उसे पूछा, क्या वो अपने माँ बाप से मिलना चाहेगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो उनसे दूर रहना चाहता है। ताकानोरी अपने काम में बहुत अच्छा था। जब उसने रुरिका का खून किया उस वक्त उसकी सैलरी लगभग 5 लाख येन प्रति माह थी, लेकिन निजी तौर पर उसकी एक भयानक साइट भी थी। वो एक जापानीज वेबसाइट पे एनिमे फेटिश इलस्ट्रेशंस अपलोड करता था, जिसमें लड़कियों के हाथ पैर कटे हुए होते या लड़कियों को गुलाम बना के रखा होता। ताकानोरी को यह सब बहुत पसंद था, लेकिन कोर्ट को यह सब मंजूर नहीं था। कोर्ट ने कहा कि भले ही ताकानोरी ने किया वो बेहद घिनौना काम है, लेकिन ये सब उसने प्लान करके नहीं किया। ताकानोरी रुरिका के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था। कोर्ट ने कहा कि ताकानोरी सुधर सकता है और जिन औजारों से रुरिका के टुकड़े किए थे वो साधारण थे। रुरिका के परिवार की लाख मांगों के बाद भी उसे मौत की सजा नहीं दी गई। उसे बस आजीवन कारावास दिया गया, और इसका साफ मतलब ये था कि एक दिन ताकानोरी को रिहा कर दिया जाएगा।